Hello students, after completing the negotiable act, we are going to have a fast revision of this act, and that too section wise revision we are going to do. You all know the negotiable act is divisible into 17 chapters and comprising of 148 sections. Students, we are going to write each and every section. आप चाहें तो बच्चों आप मेरे साथ लिख सकते हैं। तो नियर अबाउट 1.5-2 पेज में मैं ये सारा 100% लिखवाते हुए आपको रिवीजन देने जा रहा हूं। सो ऑब्वियसली वी ऑल नो द नेम ऑफ द एक्ट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट Act of 1881. This act is divisible into 17 chapters and the numbering is in Roman, and the chapter comprises of 148 sections. तो लगभग बच्चों क्लास में हमने सारे सेक्शंस की बात की हुई है, बट फिर भी एक अच्छी लेकिन है फास्ट रिवीजन। मैं तेज तेज लिखूंगा, आप चाहें मेरे साथ लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 इज ऑलवेज प्रीलिमिनरी। बेटा हर किसी एक्ट में चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी होता है, और यहां पे चैप्टर 1 कंप्राइजेस ऑफ 3 sections. Section number 1, 2 and 3. सेक्शन 1 में बड़ी सिंपल सी बातें हैं। एक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल, वो हम जानते हैं। नंबर 2 ये आता है कि ये एक्ट कमेंस कब हुआ। तो ये एक्ट हमारा कमेंस होता है 1 मार्च 1882 को, और ये कहाँ लगेगा। ऑब्वियसली द एक्सटेंट इज एंटायर इंडिया। और इसमें खूबसूरत चीज़ थी, ये एक्ट नहीं लगेगा नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट 2 चीज़ों पे नहीं लगता, एक है करेंसी और दूसरा है बच्चों हुंडी। तो हुंडी क्या होता है, एक लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन पार्टीज चाहें then they may be governed by this act. सेक्शन नंबर 2 बच्चों रिपील हो चुका है, विच मीन्स इट इज ओमिटेड। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसमें आता है बैंकर। तो बैंकर के अंदर कोई भी पर्सन आ जाएगा एक्टिंग एज बैंकर, साथ में इसके अंदर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। Then students, we are having chapter number 2 and this is with regard to the negotiable instrument। वो आप सारे जानते हैं, 3 है, promissory note, bill of exchange and check के ऊपर। And this chapter number 2 is from section 4 till it will go to section number 25। बड़ा चैप्टर है। So guys, section number 4 and 5 we're gonna take it together. The reason being this is on promissory note and this is on bill of exchange। तो बेटा हमने क्लास में से पढ़ा था एक कोड की के साथ, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की यूपी में एक वॉल है जो कि टूट गई। तो एस से आप सारे जानते हो सेक्शन, वो तो मैंने लिख ही दिया। पार्टीज की बात करें तो आप सारे जानते हो प्रॉमिसरी नोट में 2 हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 हैं, लेकिन दे मे बी 2 इफ ड्रॉर एंड पे आर सेम पर्सन। मेन चीज क्या है, मेकर प्रॉमिसरी नोट में लाबल है और उधर जो मेकर है उसे हम ड्रॉर कहते हैं, ही इज अ पर्सन इंटाइटल्ड। ड्रॉई प्राइमरली लाबल है।
Here in promissory note, pay to be certain by name or position, whereas in case of bill of exchange, the draw to be certain by name or position or indicated with certainty. ये जरूर याद रखें क्योंकि मैं शॉर्ट में नोट्स दे रहा हूं। एम से बच्चों आप जानते हो मनी एंड सिर्फ मनी होनी चाहिए, और मनी जो है वो एग्जैक्ट प्रिसाइज कितने रुपए। एस से हमारा पॉइंट सिग्नेचर भी बनता है बच्चों, और आपको याद होगा ऐसे ही हमने एक पॉइंट और बना लिया था स्टैंप, दोनों में स्टैंप ड्यूटी चाहिए ही चाहिए। सिग्नेचर इधर मेकर के होंगे उधर दोनों के होंगे, दैट इज द ड्रॉर एज वेल एज द ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई जब तक साइन नहीं करेगा he will never be called as acceptor, so he has to sign to be liable on the instrument as acceptor. Then you say अनकंडीशनल, हमने क्लियरली पढ़ा था आप कोई कंडीशन डाल नहीं सकते हैं। नो डाउट हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि भाई साहब अगर टाइम ऑफ पेमेंट है एंड पेमेंट ऑन हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट है जैसे डेथ, तो हम उसे कंडीशन नहीं मानेंगे। एंड पी से बच्चों ऑब्वियसली प्रॉमिसरी नोट में वर्ड जरूर हमें चाहिए प्रॉमिस टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में वर्ड ऑर्डर टू पे। तो हमने कहा था एक इलस्ट्रेशन, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेबल ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, बिना प्रॉमिस टू पे के भी वो वैलिड था। और ऑर्डर टू पे में हमने कहा था पोलाइट हो सकते हैं प्लीज़ पे, लेकिन भारत में थोड़ा अवॉइड करें। यहाँ डब्ल्यू से हमारा पॉइंट था राइटिंग, और दोनों में राइटिंग मस्ट कंपलसरी था। ए से एक्सेप्टेंस है, वो सिर्फ हमें बिल ऑफ एक्सचेंज में चाहिए, तो हमने कहा था वर्ड एक्सेप्टेड ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस में महत्वपूर्ण चीज़ है आप साइन करें इधर ऑन द फेस और बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कहीं भी आप साइन कर सकते हैं। राइटिंग में होना चाहिए, वो तो पहले भी पॉइंट हमने लिख दिया है। देन आप क्या होने चाहिए, केपेबल होने चाहिए, माइनर वगैरह नहीं होने चाहिए, एंड इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी होनी चाहिए। तो दरअसल कैपेसिटी हम सेक्शन 26 में पढ़ते हैं और डिलीवरी नेचुरल है कहाँ पढ़ते हैं 46 में। टी से था ट्रांसफरेबिलिटी कि आप एन नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल से था लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हमने कहा था कि भाई जो मेकर की लायबिलिटी है प्रॉमिसरी नोट में प्राइमरी होती है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी होती है। वैसे हम पी से एक पॉइंट और देखें तो वो ये भी था प्रिजम्पशंस, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 118 एंड 119 की कंसिडरेशन डेट ये सब होनी चाहिए, जिससे हम बाद में नेचुरल है जो साथ में मैं सेक्शन बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के वे में मीन्स रेड टुगेदर करते हुए मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये हमारे साथ ऑर्डर में बाद में आ जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो ये आ गया जी चेक की डेफिनेशन थी। तो आप याद कीजिए चेक में हमने दो बातें करी थी, मीन्स एंड इंक्लूड्स, और ये इंक्लूड्स वाला पॉइंट था तो आपको याद होगा ये हमने एक्सप्लेनेशन से निकाले थे। तो मीन्स में तीन चीज़ें थी कि चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक है, दूसरी बात ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक है इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस, एंड जो हमेशा जो चेक होगा ऑलवेज पेबल ऑन क्या होगा, डिमांड होगा। सो इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एंड इंक्लूड्स में हमने दो चीज़ें करी थी, एक ट्रंकेटेड चेक जो आपको याद होगा, जो कि पहले ओरिजिनली पेपर फॉर्म में था लेकिन बाद में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया था किस में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ड्यूरिंग क्लियरिंग। और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक चेक जो कि हमने कहा था ओरिजिनली ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये इशू हुआ है, और सिग्नेचर जो होंगे डिजिटल होंगे विद और विदाउट बायोमेट्रिक्स एंड यूजिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। देन बच्चों सेक्शन 7 में हमने पार्टीज़ की बात करी, और पार्टीज़ जो ये थी ये बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वाली थी। तो इसमें ये दुनिया भर की पार्टीज़, ड्रॉर नेचुरल है, ड्रॉई, पे, और आप सारे जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में इन पार्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि चेक में ड्रॉर लाबल होता है और ड्रॉई का मतलब हमेशा बैंक होता है जिसने पेमेंट करनी है। और यहीं पे आप देखिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जिसके ऊपर ऑनर पे हम लोग पढ़ते थे सेक्शन 108 से लेके 114, एंड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एक एक्स्ट्रा ड्रॉई होता था।
115 एंड 116 में। तो अलग से भी मैं जो सेक्शन बोल रहा हूँ साथ में लिखने हो तो दोबारा यहाँ लिख लो, बाकी फिलहाल ये रिवीजन है तो स्वाभाविक है ऑर्डर में सारे सेक्शन आएंगे ही। सेक्शन 8, 9, 10 हमने यहाँ पढ़ा था जी होल्डर, और यहाँ पढ़ा था होल्डर इन ड्यू कोर्स, और यहाँ पढ़ा था पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ 2 कंडीशन थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 4 हमने पढ़ी थी। तो होल्डर में याद कीजिए पहली कंडीशन थी पोजेशन होना चाहिए आपके पास चीज़ हो, प्लस एंटाइटलमेंट, उसके ऊपर आपका हक होना ज़रूरी है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये 2 थे, प्लस कॉन्सिडरेशन हो, प्लस आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया हो बिफोर मैच्योरिटी डेट, प्लस ये कंप्लीट हो, प्लस आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है गुड फेथ में, जिसका मतलब है आपको किसी डिफेक्ट का पता नहीं है। तो हमेशा सेक्शन 9 की वजह से आपका बेटर टाइटल है, क्योंकि आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, कोई डाउट या सस्पिशन अराइज हुआ, प्रॉपर आपने क्या की हो इंक्वायरीज। पेमेंट इन ड्यू कोर्स में हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी, पेमेंट जो आपने करनी है एज पर अपेरेंट टेनोर, जिसका मतलब है जो साफ लिखा है, डेट, बंदे का नाम, कितने पैसे। देन हमने कहा था सिर्फ आप पैसे पे करेंगे मनी में, और नो नेग्लिजेंस, कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट सेम वही कि आपने जो पेमेंट करी है गुड फेथ में करी है। देयर आफ्टर किड्स सेक्शन 11 एंड 12 में दोनों साथ में चलते हैं। यहाँ पढ़ा था हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पढ़ा हमने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉल कीजिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में 2 बातें थी। पहली कंडीशन ये थी कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ बना हो, मेड इन इंडिया, कि भारत में इंस्ट्रूमेंट बना होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, मेड इन इंडिया हो, या और साथ में एंड कहेंगे इसे हम, पेबल इन इंडिया, कि उसकी पेमेंट भी भारत में मिलनी है। लेकिन अगर एंड वर्ड तो साथ में लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे यूँ कह लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड है, लेकिन हमने क्लास में पढ़ा था ये सेकंड ना सेटिस्फाई हो तो आप थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या था, ड्रॉन अपॉन परी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का आंसर बड़ा ही सिंपल था, अगर आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनलैंड नहीं है, तो आप बन गए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन नंबर 13 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसी में पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो 3 होते हैं, आप समझ ही गए हैं। हमने इसी के एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बेरर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में पढ़ा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप बेरर याद करें तो उसमें 2 बातें थी कि जो एक्सप्रेस्ड है टू बी पेबल टू बेरर, कि जो साफ लिखा है पैसे देने ही किसको हैं, बेरर को देने हैं। और हमने पढ़ा था लास्ट इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट के लिए ई लिखूंगा, इज इन ब्लैंक, या वो ब्लैंक में हो। एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में भी 2 बातें थी, एक्सप्रेस टू बी पेबल, किसको पैसे देने हैं, टू अ पर्टिकुलर, हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देने हैं, या कह लीजिए हमने जो पैसे देने हैं, और हिज ऑर्डर। देन सेक्शन नंबर 14 में हमने पढ़ा नेगोशिएशन, एंड 15 में पढ़ा इंडोर्समेंट। तो नेगोशिएशन आप याद कीजिए, उसमें 2 बातें आती हैं, और इंडोर्समेंट में भी अगर आप रिकॉल वैल्यू डालेंगे तो उसमें मैंने 2 ही चीज़ें मेन आपको बताई थी। तो नेगोशिएशन में मैंने बड़ा क्लियरली आपको ये कहा था कि भाई नेगोशिएशन में क्या होगा, आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है इंस्ट्रूमेंट किसी और को, ताकि वो आदमी क्या बन जाए, होल्डर। सो टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन एज द होल्डर, द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। और इंडोर्समेंट में हमने सिंपल एस फॉर, कि भाई आपको साइन करना ज़रूरी है, प्लस इंस्ट्रूमेंट की क्या करना ज़रूरी है, डिलीवरी। तो ये हो जाएगा आपका इंडोर्समेंट, कि जो होल्डर है उसने साइन किए एंड डिलीवर कर दिए, ताकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाए। देयर आफ्टर इंडोर्समेंट से रिलेटेड ही सेक्शन 16 में 2 बातें थी। ये था इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जिसको हमने नाम जर्नल भी दिया था, और फुल, जिसको हमने नाम स्पेशल इंडोर्समेंट भी कहा था। तो जर्नल में क्या हो गया था, विदाउट नेम ऑफ, कि आपने इंडोर्समेंट तो करी है, साइन भी किया, डिलीवर भी किया, लेकिन आपने क्या नहीं किया, विदाउट नेम ऑफ इंडोर्सी। इंडोर्सी को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
और आप एंडोर्समेंट को आई से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और फुल में क्या है, आपने क्या किया, विद द नेम ऑफ व्हाट एंडोर्सी आपने एंडोर्समेंट करी है। सेक्शन 17 में आता है आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में हमने कहा था जनाब 4 चीज़ें की थी। मेन क्या था कि पहला पॉइंट हमने इसके अंदर कर लिया था कि श्योर नहीं है कि प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि वर्ड्स में ये टेक्निकलिटी है और वर्ड्स के वजह से पता नहीं चल रहा। तो हमने ऑप्शन दी थी होल्डर को वो कुछ भी ट्रीट कर ले, लेकिन एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसी में हमने कहा बी पॉइंट में कि भाई जो ड्रॉर है एंड ड्रॉई है, दे आर व्हाट सेम पर्सन। जहां हमने एग्जाम्पल दिया था प्रिंसिपल एजेंट का या एक ही बैंक की 2 ब्रांचेस का। एंड सी एंड डी हम इकट्ठा ले सकते हैं। इनमें हमने कहा था या तो ड्रॉई क्या है, या वो फिक्टिशियस है, या फिर ड्रॉई क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है, इधर फिक्टिशियस और इनकेपेबल। सेक्शन नंबर 18 में हमने कहा जनाब क्या हो गई है, डिस्क्रिपेंसी हो गई, मतलब फ़र्क आ गया है। किस में आ गया है, क्योंकि आप जब अमाउंट भरते हैं वो वर्ड्स में भी होता है और नहीं एंड फिगर्स में भी होता है, तो उन दोनों में फ़र्क आ गया, तो किसकी चलेगी। तो सिंपल कहा था हमने कि वर्ड्स टू प्रिवेल। सेक्शन नंबर 19 छोटा सा ही था एंड 20। तो 19 में हमने बात करी थी डिमांड इंस्ट्रूमेंट की, और 20 में था आपका इनकोइट, जिसका मतलब क्या था, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का बड़ा ही सिंपल हमने मीनिंग दिया था कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होता है, जब टाइम क्या ना हो, टाइम नॉट स्पेसिफाइड, जब आपने टाइम नहीं बताया। और इनकोइट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हमने 4 कंडीशंस बनाई थी, कोड की बनाई थी SDCI। अगर आप याद करें SDCI, जहाँ S का मतलब था भाई साइन भी होने चाहिए, प्लस डिलीवरी भी होनी चाहिए, प्लस स्टैम्प ड्यूटी भी होनी चाहिए, प्लस इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट हमने कहा था किस किस चीज़ से हो सकता है, मे बी विद रिगार्ड टू डेट, मे बी विद रिगार्ड टू अमाउंट, मे बी विद रिगार्ड टू पेई नेम। Thereafter, section number 21, 22, 23, 24, 25 एक ही पैटर्न पे था। ये वही डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट पे था, मैच्योरिटी डेट पे था। तो बेटा 21 में हमने दोनों की बात करी थी कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट में डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होगा एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट कब होगा। तो ये ध्यान रहे 21 में दोनों का ही जिक्र था। तो हमने कहा था डिमांड में या तो शब्द आपने क्या लिख दिए हैं, या तो आपने शब्द डिमांड लिख दिया, या आपने लिख दिया एट साइट, या आपने शब्द लिख दिया है ऑन प्रेजेंटमेंट। जैसे पेश करेंगे पैसे देने पड़ेंगे, विच मीन्स इमीडिएटली पेबल। और टाइम इंस्ट्रूमेंट में हमने कहा था यहाँ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। आफ्टर डेट में हमने कहा था जैसे आपने पेमेंट करनी एक फिक्स पीरियड के बाद, या किसी स्पेसिफाइड डे को, जैसे 3 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, राइट। और इसी में हमने कहा था आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट का यहाँ रेलिवेंस था कि हमने जो टाइम कैलकुलेट करना है तो वो कंपटीशन करनी है, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद। और एक चीज़ की थी हमने, और आफ्टर श्योर इवेंट जैसे डेथ वगैरह। तो इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट पढ़े थे। देखिए फास्ट रिवीजन है, मोटा मोटा सारा बोल रहा हूँ, एक एक बिल्कुल गहराई में तो हम यहाँ नहीं जा सकते हैं। 22 में बच्चों हमने बात करी थी मैच्योरिटी की। तो हमने मैच्योरिटी का बड़ा सिंपल मतलब बताया था, ड्यू डेट व्हेन इट फॉल्स फॉर पेमेंट। और हमने एक चीज़ और इसमें कही कि भाई अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसमें क्या करें, 3 ग्रेस डेज पक्का ऐड कीजिए मैच्योरिटी निकालने के लिए। 23 में भी हम मैच्योरिटी निकाल रहे थे, और उसमें हमने कहा अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर सो मैनी मंथ्स। और 24 में हमने कहा फिर से मैच्योरिटी है, लेकिन यहाँ था आफ्टर सो मैनी डेज। और 25 में हमने हॉलीडे की
बात करी थी। तो आफ्टर सो मैनी मंथ्स में हमने कहा था आप क्या कीजिए, यू टेक द कॉरस्पॉन्डिंग डे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब था सेम दिन। 1 जनवरी है, 3 महीने का है, तो आप 1 अप्रैल ले लीजिए। लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग डे ना हो तो क्या ले लीजिए, लास्ट डे ऑफ मंथ, महीने का आखिरी दिन। 31 जनवरी के लिए 1 महीने का बना तो 31 फेब तो आती नहीं है, तो आप 28 फेब ले लीजिए। लीप ईयर है तो 29 ले लीजिए। और आफ्टर सो मैनी डेज है तो इसमें बहुत सिंपल हमने कहा था एक्सक्लूड द डे। तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना है आप उस दिन को क्या करें, छोड़ दीजिए। हॉलीडे में हमने 2 बातें करी कि हॉलीडे या तो होगा पब्लिक हॉलीडे या होगा सडन हॉलीडे, जिसे हम कह सकते हैं इमरजेंसी हॉलीडे भी। पब्लिक हॉलीडे होते हैं संडेज प्लस जो ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, 15 अगस्त वगैरह। सडन अच्छा, पब्लिक हॉलीडे में आपने क्या लेना है, आपने लेना है प्रायर डे, या जैसे आप कह सकते हैं प्रिसीडिंग डे, एक दिन पहले। और सडन हॉलीडे जैसे डेथ ऑफ अ नेशनल लीडर, दिस एंड दैट, कोई क्लामिटी, पेंडेमिक, कोविड, ये सब कुछ हो जाए तो आप क्या लेंगे यहाँ पे ड्यू डेट आप लेंगे नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, या आप इसे कहते हैं सक्सीडिंग डे। तो इसके साथ ये होता है चैप्टर नंबर 2 समाप्त। और यहाँ तक देखिए हमने 25 सेक्शंस कर लिए हैं। नाउ गाइस, मैं मेरे पहले पेज पे ही हूँ और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों, चैप्टर नंबर जो 3 है उसे वैसे तो नाम उसका है कि पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट, बट मैं इसे कहता हूँ चैप्टर 3 को ऐसे देखना चाहिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो लायबिलिटी के लिहाज से ये चैप्टर जाता है। अगेन ये एक लंबा चौड़ा कह लीजिए एक चैप्टर बन जाता है, क्योंकि ये आपका 26 से 45 ए तक जाएगा बच्चों। सो सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30, ये मैं पहले ही लिख रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लो पता चलेगा। 32 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है 33 एंड 34 पे, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। 35, 36 एंड वेरी इंटरेस्टिंग 2 सेक्शंस काम, 37 स्पेशली, 38 एंड 39 पे फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो आइए, जितना एक बार दिख रहा है स्क्रीन पे उस पे चलते हैं। तो 26 में हमने बात करी थी कि लायबिलिटी किसकी, वही लोग लायबल हो सकते हैं दोज हु आर केपेबल टू बाइंड देमसेल्व्स। तो इसलिए आप इसमें हमने विशेष रूप से किसकी बात करी कि माइनर लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, पार्टी प्राइमरी लायबल। तो प्राइमरी का मतलब ही क्या है, जिसकी क्या होती है मेन लायबिलिटी, वो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट में मेकर नहीं होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर नहीं होगा, और चेक के केस में वो ड्रॉर नहीं होगा। और उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है, जिसका मतलब है वो ड्रॉर हो सकता है बिल में, पेई हमेशा हो सकता है, एंड इंडोर्सर हो सकता है, इंडोर्सी हो सकता है। बस वो पार्टी प्राइमरली लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चे की लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, राइट। 27 में हमने ये पढ़ा था कि साइन आप करें या आपका एजेंट आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है। और इसलिए हमने 28 में कहा एजेंट की लायबिलिटी। तो देखिए, एजेंट आपके लिए काम कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी तो बनती नहीं है, तो हमने ये कहा कि वो लायबल नहीं होगा। लेकिन वो लायबल हो सकता है अनलेस वो अपनी अथॉरिटी के बाहर है, और नंबर 2 वो उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी, या नंबर 3 कह लीजिए उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया बिना ये बताए कि वो प्रिंसिपल के लिए साइन कर रहा है। इसमें ये भी था वो लायबल नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति उसे क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो कोई उसे इंड्यूस करता है टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो लायबल नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। 29 इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड सेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ बात करी थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी ऑफ डिजीज्ड। तो जिसकी मौत होगी उसके घर वाले लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या लायबल होंगे, जी होंगे, अगर वो साइन करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और फुल अमाउंट के लिए ही लायबल होंगे। हाँ, उनकी लायबिलिटी वो अपनी कम करवा सकते हैं, अनलेस आपने अपनी लायबिलिटी क्या की है, रिस्ट्रिक्ट कर ली है। कहाँ तक कर ली है, अप टू
वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड, भाई जितने एसेट्स मेरे पास आएंगे उतने ही के लिए मैं लायबल हूँगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो नेचुरल है आपकी लायबिलिटी पूरे अमाउंट के लिए बन जाएगी। तो 29 के बाद हमने सेक्शन 30 में पढ़ा, ये पढ़ा था ड्रॉर की लायबिलिटी। तो मत भूलिए ड्रॉर तो दो सिचुएशन में हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक में ही ड्रॉर होता है। तो नेचुरल है जहाँ तक चेक का सवाल है, ड्रॉर की लायबिलिटी का नेचर क्या है, वो ऑब्वियसली आपकी प्राइमरी लायबिलिटी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम यही पढ़ के आए थे कि लायबिलिटी ड्रॉर की हमेशा सेकेंडरी होती है, क्योंकि प्राइमरी तो ड्रॉई की होती है। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ हमने ये भी पढ़ी कि इसकी भी लायबिलिटी प्राइमरी हो सकती है अगर अभी तक क्या नहीं हुई है, नो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अगर अभी तक बिल क्या नहीं हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, या बिल कौन सा है, अकोमोडेशन बिल है, तो उसकी प्राइमरी लायबिलिटी बन जाएगी ड्रॉर की। देयर आफ्टर 31 में हमने पढ़ी थी लायबिलिटी ड्रॉई, और यहाँ ड्रॉई का मतलब क्या था, यहाँ ड्रॉई का मतलब था चेक से रिलेटेड पेइंग बैंक। तो हमने कहा था अगर उन्होंने क्या किया, रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया, जबकि आपके अकाउंट में क्या थे, सफिशिएंट फंड्स थे, तो हमने कहा था आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लोअर द अमाउंट हायर द डैमेजेस प्रोवाइडेड यू आर अ बिजनेसमैन। देन बच्चों 32 में हमने कहा कि भाई साहब लायबिलिटी है दो लोगों की, एक मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट नेचुरल है, दूसरा एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बड़ी क्लियर सी बात है, दोनों की जो लायबिलिटी होगी वो कौन सी होगी, नेचुरल है, प्राइमरी लायबिलिटी होगी। प्राइमरी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 33 में हमने कहा था ओनली, 33 में ओनली ड्रॉई ही, ओनली ड्रॉई कैन बी व्हाट, एक्सेप्टर। तो नेचुरल है एक्सेप्टेंस जो करनी है वो किसने करनी है, ड्रॉई ने ही करनी है। और 34 में हमने कहा था एक से ज़्यादा ड्रॉई हो सकते हैं, तो हमने इसे नाम दिया था जॉइंट ड्रॉई है। और हमने कहा साइन कौन करेगा, सारे के सारे करेंगे, और सबको ज़रूरत साइन करने की नहीं है अगर वो पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनर्स के केस में कोई एक कर दे तो सारे लायबल हो जाते हैं। देन 35 में हमने इंडोर्सर की लायबिलिटी की बात करी। तो इंडोर्सर को मैं नोट्स में देखिए यहाँ फर्स्ट रिवीजन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ESR, आप पूरा लिख सकते हैं। तो इंडोर्सर जो है वो हमेशा लायबल होता है, और वो लायबल किसकी तरफ होता है, अपनी सब्सीक्वेंट पार्टी की तरफ, जिसका मतलब बड़ा ही सिंपल हो गया इंडोर्सी। और उसका वजह बहुत ही साधारण है, क्योंकि उसने ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको दिया है, सब्सीक्वेंट पार्टी को दिया है। 36 में क्या था, ये HDC का प्रिविलेज था। क्या कर सकता है HDC, विच मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स मे स्यू, वो केस कर सकता है किसके ऊपर, ऑल और एनी ऑफ प्रायर पार्टीज, ऑल या एनी ऑफ प्रायर पार्टीज, किसी के ऊपर या सब के ऊपर वो केस कर सकता है। ये हमने बेनिफिट दिया। 37 एंड 38 दे आर ब्रिलियंट सेक्शंस। तो 37 में हमने पढ़ा, 37 में दरअसल हमने बात करी प्राइमरी लायबिलिटी की। तो वो तो हम जानते ही हैं प्राइमरी लायबिलिटी, हमने एक विशेष वर्ड इस्तेमाल किया था, प्रिंसिपल डेटर। दैट्स व्हाई देवर नाइस सेक्शन कि प्रिंसिपल डेटर हैं कौन लोग हैं जिनकी प्राइमरी लायबिलिटी, वो मैंने लिख दिया, वो आप सारे जानते हो। मेकर की हो गई प्रॉमिसरी नोट में, एंड एक्सेप्टर की हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज में, एंड ड्रॉर की हो गई चेक के केस में, राइट, कि वो प्रिंसिपल डेटर रहेंगे। 38 वॉज अगेन वेरी नाइस वन। ये बात करता है कि ईच प्रायर पार्टी, हर एक प्रायर पार्टी जो है वो क्या है, इस प्रिंसिपल डेटर, वो प्रिंसिपल डेटर है किसकी तरफ, टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टी। ये दरअसल पॉइंट अगर आप याद करो तो ये वो श्योरिटी था, एज बिटवीन श्योरिटीज ईच प्रायर पार्टी इज प्रिंसिपल डेटर एंड लायबल टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टी। जहां हमने बेस एग्जांपल लिया था XY, आप जानते ही हैं XY कौन होता है हमारे बेस एग्जांपल में, ABC। तो यहाँ पे 38 में हमने बात नहीं करी है XY में से Y की बात नहीं करी है, हमने बात करी XABC, और बहुत सारे एग्जाम्पल बना के आपको करवाया था। 39 में आता है, क्योंकि वही श्योरिटी वाली बात है तो श्योरिटी शिप पे है, और इसका जो रिलेशन है दरअसल ये सेक्शन कनेक्टेड है
सेक्शन 134 एंड 135 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ, क्योंकि वहाँ पे श्योरिटी की लायबिलिटी होती है और 134 एंड 135 में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसलिए उसके साथ कनेक्शन था। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43, 4 एंड 5 ये तीनों तो एक ही पैटर्न पे जाते हैं। गोइंग टू सेक्शन 40 हम इसे आसान भाषा में यूँ कह सकते हैं कैंसलेशन ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट के लिए वर्ड ई ही है, तो यहाँ हमने कहा था डिस्चार्ज हो जाएगा कौन, डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर। इंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज इंडोर्सी ने उसकी रेमेडी डिस्ट्रॉय की है, स्ट्राइक आउट की है टुवर्ड्स व्हाट, प्रायर पार्टीज। तो यहाँ क्योंकि इंडोर्सी का डिफ़ॉल्ट था, उसने उसकी रेमेडी क्या करी, स्ट्राइक आउट करी, या यूं कह लीजिए डिस्ट्रॉय करी टुवर्ड्स प्रायर पार्टीज, राइट, नाम वगैरह काट दिया था आपने। एंड देन कम्स 41। 41 कहता है, ये असेप्टर की लायबिलिटी की बात करता है। असेप्टर लायबल या बाउंड कह लीजिए, ऑल्दो चाहे इसे इंडोर्समेंट इज फोर्स्ड। देखो जी, इंडोर्समेंट किसने करनी है? इंडोर्सर ने करनी। कैसे करनी थी? साइन डाल के, डिलीवरी करके। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट गिर गया, किसी के हाथ में आ गया और उसने इंडोर्समेंट फोर्ज फेक साइन डाल लिए, तो असेप्टर तो अपनी लायबिलिटी से बचेगा नहीं। उसकी रीज़न तो बड़ी सिंपल है। तो उसकी रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है, भाई असेप्टर ने एक्सेप्टेंस की है, उसकी लायबिलिटी है ही है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा, आप सेक्शन 32 देख लीजिए। असेप्टर की प्राइमरी लायबिलिटी है, तो वो इंडोर्समेंट की फोर्जरी से उसको कोई फ़र्क या उसकी लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 42 में हमने बात करी थी बच्चों फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट की। फिक्टिशियस यहाँ हमने कहा था, अगेन फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखते हैं तो शब्द यही है कि असेप्टर जो है वो लायबल रहेगा ही रहेगा। ही कैन नॉट एलिज और ही वॉन्ट बी परमिटेड टू डिनाई। क्या चीज़? असेप्टर लायबल ही रहेगा। और ये फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट कब होता है? या तो ड्रॉर या पेई, या हमने कहा था बोथ आर व्हाट, फिक्टिशियस। और यहाँ मैंने एक आपको 2-3 टेक्निकल वर्ड्स जरूर कहे थे कि पक्का याद कीजिए, और उसमें हमने कहा था कि वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन पेबल टू ड्रॉर्स ऑर्डर इन अ फिक्टिशियस नेम एंड इज इंडोज्ड बाय द सेम हैंड। याद कीजिए, ये सेम हैंड, तो वो जो हमने साइन की बात करी थी, सेम हैंड, हैंड राइटिंग, राइट, तो वो लाइन आपने नहीं भूलनी, और क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने एचडीसी के प्रिविलेजेस में ही पढ़ा था। तो 43 आता है बच्चों कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है विदाउट कंसीडरेशन, या जिसे आप एकोमोडेशन भी कह सकते हैं, विदाउट कंसीडरेशन है। एंड 44 था पार्शियल फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन, पार्शियल फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन। और 46 था बच्चों फेलियर, अगेन पार्शियल फेलियर ले सकते हैं, partial failure of consideration not consisting of money, not consisting of money। तो विदाउट कंसिडरेशन में बड़ी सिंपल सी बात है, हमने यहाँ चीज़ क्या पढ़ी थी तीनों सेक्शन के, कंसिडरेशन नहीं है तो ऑब्वियसली जिसकी अकोमोडेशन के लिए आपने बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, आप लायबल नहीं होंगे। बट आप लायबल होंगे अगर एचडीसी के हाथ में आ जाए। 44 में ही था कि आप लायबल हैं 400 रुपये के लिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बना 500 का, तो पार्शियल फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन है।
तो हमने कहा था एचडीसी के हाथ में आ गया, आप पूरे अमाउंट के लिए लायबल होंगे। और 45 में पार्शियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, तो याद कीजिए हमने यहाँ चावल वाला एग्जाम्पल लिया था, वो लाल किला पीला किला याद आया। अगर आपको तो दो सिचुएशन बनाई थी, पूरी क्वांटिटी नहीं दी या आपने क्वालिटी चेंज कर दी। तो मेन था, अगर यहाँ तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है, वो था एचडीसी का प्रिविलेज या बेनिफिट, उसको तो पूरे पैसे आपको भरने ही पड़ेंगे। नाउ गाइस, इसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आके कंप्लीट, एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो आता है उसका नाम आता है नेगोशिएशन, और बच्चों ये चैप्टर बनता है आपका सेक्शन 46 से लेके 60 तक। तो ये भी कह लीजिए एक अच्छा खासा ही चैप्टर है, क्योंकि नियर अबाउट 15 के करीब आपके यहाँ सेक्शंस बन जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में इसी में आपने खास बात करी थी एंडोर्समेंट से रिलेटेड। तो सेक्शन नंबर 46 वन ऑफ द नाइस सेक्शन है, क्योंकि वो डिलीवरी के ऊपर है। और 47, 48 कुछ नहीं, ये दोनों सेक्शन दरअसल 46 में भी कवर हो जाते हैं। देन कम्स सेक्शन 49, छोटा सा, 50, 51, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो ध्यान दीजिए 55 एंड 49 का मैंने कलर सेम रखा है, बिकॉज दे विल कम ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सो दैट यू मस्ट नॉट फॉरगेट। And then comes 56, 7, 58, 9 and 60। थोड़ी जगह कम होगी इनके लिए, बट नेवर माइंड। तो बच्चों 46 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बात करी थी डिलीवरी की। तो डिलीवरी में याद कीजिए हमने एक तो डिलीवरी की टाइप्स की बात करी, तो हमने बात करी थी कि भाई जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है वो एक्चुअल भी हो सकता है और वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव याद करें, हमने उसे नाम दिया था अटॉर्नमेंट, हमने ये भी नाम दिया था बाय नोटिस, बाय इंटीमेशन। एक्चुअल तो क्या है, फिजिकल हैंडिंग ओवर है ही। एंड डिलीवरी में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी बड़ी अच्छी बात करी थी कि भाई आपने डिलीवरी टुकड़ों में कर दी, पार्ट्स में, आधा टुकड़ा दे दिया, आधा अपने पास रख लिया, रिटेन रख लिया, तो क्या ये डिलीवरी है? तो हमने कहा था बिल्कुल नहीं है। तो जिसको आधा दे दिया है उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और आप उससे वापस ले सकते हैं। देन डिलीवरी में ही हम देखें तो हमने कहा था कि भाई ये डिलीवरी कंप्लीट कब कैसे होगी, तो इसमें कि डिलीवरी इफेक्टिव कैसे होगी। तो हमने कहा था अगर ये है बिटवीन पार्टीज इन इमीडिएट रिलेशन, अगर पार्टीज हैं आपस में इमीडिएट रिलेशन में, जैसे नेचुरल है, अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें मेकर पे ही, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो अगेन ड्रॉर कहें या मेकर कहें या एक्सेप्टर से आपको इंस्ट्रूमेंट आना है। और दूसरा था बिटवीन पार्टीज अदर देन एचडीसी, अदर देन एचडीसी, तो हमने कहा था होल्डर या अदर पार्टीज के केस में। तो यहाँ हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये की थी, यहाँ एक वर्ड हमने लिखा था कंडीशनल डिलीवरी, या हमने इसको नाम दिया था बच्चों एस्क्रो, फॉर अ स्पेशल पर्पस। अगर याद करें स्पेशल पर्पस, जैसे हमने कहा था अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट अपने एजेंट को दे दिया, तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एजेंट वाला था, तो उसको अगर आप इंस्ट्रूमेंट दे देते हो तो ये कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, वो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, उसे हम कहेंगे फॉर स्पेशल पर्पस। तो हमने आगे एक वर्ड भी और भी इस्तेमाल करते हैं, नॉट इंटेंडिंग एब्सोल्युटली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी देयरइन। देन 47 में हमने कह दिया था कि डिलीवरी सिर्फ किस चीज़ से, ये था बेरर इंस्ट्रूमेंट के केस में, अगर बेरर है तो वो नेगोशिएशन हो सकती है। कैसे नेगोशिएशन होगी? बाय मेयर, मेयर मीन्स सिर्फ डिलीवरी से। और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में नेगोशिएशन किस चीज़ से होगी?
तो ऑर्डर में तो ऑब्वियसली हमें इंडोर्समेंट भी करनी पड़ती है, डैट इज़ इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, मतलब साइन भी करने पड़ेंगे क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन है। 49 में क्या था, कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू फुल। और अगर आप नोटिस करें 55 में भी यही चीज़ है, कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू फुल, दोनों सेम है। तो देखिए ब्लैंक तो आपको याद ही है कि हमने इंडोर्सी का नाम नहीं भरा, तो सिंपली ये कैसे हो जाएगा, फिल नेम। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप पुट योर नेम या फिल कर लीजिए, नाम, बात खत्म। तो 55 और 49 में फ़र्क क्या था, तो 55 में क्या आता है, पहले हुई मान लीजिए कोई इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, फिर आपने कर दी इंडोर्समेंट इन फुल, तो 55 ये कहता है इंडोर्सर इन फुल नॉट लायबल, कि जो जिसने इंडोर्समेंट करी है इन फुल में वो लायबल नहीं होगा एक्सेप्ट इफ मेड इंडोर्समेंट इन फुल, मतलब अगर उसने किसी को आगे इंडोर्समेंट इन फुल को करी है तो ही वो लायबल होगा, वरना इंडोर्सर लायबल नहीं होगा। तो ये थोड़ा 55 एक टेक्निकल सेक्शन आ जाता है। सेक्शन 50 याद कीजिए, यहाँ हमने पढ़ा था बच्चों रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, जिसका मतलब क्या था, इंडोर्समेंट तो हो गई लेकिन विच मीन्स पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब ये क्या कर देती थी, एक्सक्लूड्स फर्दर राइट ऑफ नेगोशिएशन, आप आगे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ वर्ड आ जाता था ओनली, पेबल टू एक्स ओनली फॉर हिज अकाउंट फॉर माई यूज, ये इलस्ट्रेशंस थी। 51 में हमने पढ़ा इंडोर्समेंट कौन करेगा, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, एक वर्ड में ख़त्म करूँ तो होल्डर कह लो, मेकर कह लो, राइट, वही लोग करेंगे, इंडोर्सर कह लो, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट वही करेगा। एंड 52 में हमने पढ़ा कंडीशनल इंडोर्समेंट, तो इसको हमने एक नाम और दिया था क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। तो आपने कोई कंडीशन लगा दी, तो हमने ये 4 तरह से पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, जिसका मतलब क्या था कि यहाँ इंडोर्सर रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम एंटायर लायबिलिटी। नंबर 2 था इसमें सेंस फ्रेस इंडोर्समेंट, फ्रेस में क्या था, ही रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम एनी एक्सपेंडिचर विच मे बी इनकर्ड। तो यहाँ दोनों में इंडोर्सर को बेनिफिट था, लेकिन बेनिफिट इंडोर्सी को भी होता है, उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, जिसका मतलब क्या था, यहाँ इंडोर्सर ने अपने कुछ राइट्स छोड़ दिए हैं। एग्जाम्पल दिया था नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। और लास्ट हम इसमें पढ़ते थे कॉन्टिजेंसी बेस्ड इंडोर्समेंट, और इसका मतलब क्या आ जाता था कि इंडोर्समेंट हुई है बट पेबल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, कि जैसे शाहरुख खान दिल्ली में आएगा पैसे दे दो, शिप आएगा तो ही पैसे मिलेंगे। 53 अगेन एक अच्छा सेक्शन था, ये क्या है, 53 कहता है होल्डर जो है गेट्स, उसको मिल जाएंगे राइट्स ऑफ एचडीसी, मतलब होल्डर को एचडीसी के राइट्स मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, इफ गेट्स एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एचडीसी, मतलब एचडीसी के हाथ में से इंस्ट्रूमेंट इसको आ गया तो सारे राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एचडीसी को हम कहते हैं गंगा की तरह पवित्र है, तो उसके राइट्स आपको आ गए। तो यहाँ पे हमने एक फेमस केस पढ़ा था, वो बिल्कुल ना भूलें, और केस का नाम था, अगर रिकॉल करें, गुलफोर्ड ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस ग्रॉस क्रेडिट बैंक नाम से केस किया था, कि सारे पुराने पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, पर्ज्ड हो जाएंगे, क्लेंस्ड हो जाएंगे। एंड गोइंग टू सेक्शन नंबर 54, ये भी एक सेक्शन इंटरेस्टिंग आ जाता है। तो 54 भी क्या कहता है कि अगर आपने, ये बिल्कुल 49-55 की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट था इंडोर्स्ड इन ब्लैंक, इंस्ट्रूमेंट है, इंडोर्स्ड इन ब्लैंक है, तो क्या हुआ, चाहे वो ओरिजिनली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था,
लेकिन जैसे ही आपने उसको ब्लैंक में इंडोर्स किया तो वो कन्वर्ट हो गया किस में, ऑर्डर से किसकी तरफ, बेरर इंस्ट्रूमेंट। तो हमने कहा था इंस्ट्रूमेंट का क्या चेंज हो जाता है, करेक्टर। देन 56 में हमने कहा था जो पार्शियल इंडोर्समेंट होती है वो इनवैलिड होती है, लेकिन ये वैलिड हो सकती है इफ इंडोर्स्ड फॉर द रेजिडुअल अमाउंट। तो पहली बात है इनवैलिड है, लेकिन एक्सेप्शन भी थी, अगर आप इसे इंडोर्स कर देते हैं रेजिडुअल के लिए। जैसे 1000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट है, लिख दिया गया है 400 रुपये आ चुके हैं, तो 600 के लिए वैलिड हो सकती है। 57 वॉज नाइस। ये क्या था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिजीज्ड है वो क्या नहीं कर सकता, कांट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली, किसकी, जो इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स्ड बाय डिजीज्ड है। तो किसी की डेथ हो गई है तो आप इंस्ट्रूमेंट उठा के किसी और को दे दें तो ये कोई वैलिड नेगोशिएशन नहीं है। 58 में आता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, जिसका मतलब हो गया या तो किसी का गिरा हुआ आपको मिल गया या फ्रॉड फ्रूट से आपको मिला है, तो नेचुरल है आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा था HDC को जरूर बेनिफिट है, उसे पैसे मिल जाएंगे और एक्सेप्टर अपनी लायबिलिटी उसकी तरफ अवॉइड नहीं कर पाएगा। देन गाइस सेक्शन नंबर 59 अगेन छोटा सा बट इंटरेस्टिंग सेक्शन। तो ये कहता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होने के बाद या मेच्योरिटी के बाद आपके पास आया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर, या तो डिसऑनर के बाद आपके पास आया या ओवर ड्यू विच मीन्स मेच्योरिटी के बाद आपके पास आया, तो क्या होल्डर को कोई राइट्स मिलेंगे? जी मिलेंगे। होल्डर हैज राइट्स ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हो गया, जिसने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया अगर उसका टाइटल सही है तो आपको सही हो जाएगा और नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन इसमें पढ़ते हैं कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना और ड्रॉर को कुछ गुड्स भी गिरवी रखे गए, बिल भी दे दिया गया, तो हुआ क्या, आपने रिकवरी के लिए गुड्स भी बेच दिया और आगे इंडोर्स भी कर दिया, तो दोनों काम कर दिया आपने। तो इसलिए जो ट्रांसफरी है उसको राइट्स ट्रांसफर वाले ही मिलेंगे। और 59 में हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं एकोमोडेशन बिल के बारे में भी। तो हम ये कहते हैं अगर HDC है, इवन उसके पास एकोमोडेशन बिल आफ्टर मेच्योरिटी आ जाए, ही विल गेट द पेमेंट। तो भाई थोड़ा सा इसमें एकोमोडेशन बिल की भी बात हल्की सी आती है। सेक्शन नंबर 60 कि आप नेगोशिएशन कब तक कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन बहुत ही आसान वे में यहाँ आंसर लिख दें, टाइम की बात हो रही है, टिल मेच्योरिटी। तो जब तक मेच्योरिटी आएगी इंस्ट्रूमेंट की, या आप यूं कह लीजिए या उस इंस्ट्रूमेंट की क्या ना हो जाए पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। मेच्योरिटी और पेमेंट या सेटिस्फेक्शन विच एवर इज अर्लियर। So guys, with this chapter 4 comes to an end and we move to chapter number 5. So chapter number 5, it is on presentment of instrument, और इसे एक बड़ा ही चैप्टर कहते हैं क्योंकि 17 सेक्शंस का ये एक चैप्टर है, 61 से 77। सो सेक्शंस, आइए एक बार नंबरिंग लिख दें पहले। अच्छा, एक ये जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे लायबिलिटी ऑफ पार्टीज,
उसमें एक एंड में आप एक सेक्शन और इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट से, ए फॉर अमेंडमेंट। ये था होल्डर्स, जो होल्डर है उसका राइट है ऑफ डुप्लीकेट बिल, कि अगर उसके यहाँ से बिल खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो वो डुप्लीकेट बिल ले सकता है, ड्रॉर से ले सकता है, और सेम टेनोर का जितना उसमें अमाउंट वगैरह था उसी ढंग से ले सकता है, लेकिन उसको सिक्योरिटी के रूप में एक इंडेमनिटी बॉन्ड जरूर साइन करना पड़ेगा, विच मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। तो 45A, तो जैसे मैंने 75A लिखा, सो आई रिकॉल्ड कि हाँ एक ए पक्का रह गया, तो इस तरह की चीज़ें रह भी जाती हैं। तो आइए 61 में चलते हैं। प्रेजेंटमेंट के लिए मैं शॉर्ट में वर्ड इस्तेमाल करूँगा PR। तो 61 में आता है बच्चों प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। और 62 में देखिए प्रेजेंटमेंट हुई है, लेकिन किसकी हुई है? ऑफ प्रोमिसरी नोट। अच्छा, दोनों में एक चीज़ कॉमन पकड़ लीजिए, जब एक्सेप्टेंस है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, दूसरे में बात हो रही है प्रोमिसरी नोट की, और ये हो रही है आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट आप सारे जानते हो टाइम इंस्ट्रूमेंट, सेम वे यहाँ वर्ड क्या है? आफ्टर साइट है। तो कहता है ये जो प्रेजेंटमेंट करनी है ये आपने एक रीजनेबल टाइम में करनी है, बिजनेस डे पे करनी है, बिजनेस आवर्स पे करनी है, वरना ऐसा आप नहीं करेंगे तो बाकी पार्टीज आपकी तरफ लायबल नहीं होंगी। 63 में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे ड्रॉई को फॉर एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्टेंस कर सके, तो इसके लिए हम उसे देते हैं सोचने के लिए 48 आवर्स, और ये 48 घंटे एक्सक्लूसिव ऑफ होते हैं पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे 25 में हम पढ़ ही आए थे, और वो 48 घंटे में नहीं करेगा तो इसे हम कह देते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। वजह क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस है। 64 में है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, आपने पैसे लेने हैं, तो प्रेजेंटमेंट कौन करेगा, किसको करेगा? नेचुरल है, होल्डर करेगा। किसको करेगा? जिस आदमी से आपने पैसे लेने हैं। तो नेचुरल है जिसकी प्राइमरी क्या है? लायबिलिटी है। भाई बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि इतने सेक्शन लिखते लिखते अब तो उंगलियां थक गई हैं। सो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है, बाय होल्डर है, जो बंदा लायबल है, मतलब मेकर, एक्सेप्टर वगैरह, आप उसको पेश करेंगे। और नेचुरल है एट मैच्योरिटी आप पेश करेंगे। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपकी तरफ से फेलियर है टू प्रेजेंट, तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट यह लाइन थी, अदर पार्टीज विल डिस्चार्ज। अदर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, लेकिन नहीं होंगी कौन सी पार्टी? जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द सेक्शन था। देन 65 बात करता है आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, कौन से टाइम पे? तो सिंपल आंसर है बिजनेस आवर्स कह लीजिए, या बैंक हैं तो आप बैंकिंग आवर्स कह सकते हैं। देन 66 भी है, ये प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट पे बात करता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, और कौन से इंस्ट्रूमेंट की? टाइम इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो आफ्टर डेट है या साइट है। और ये कहता है आपने प्रेजेंटमेंट कब करनी है? एट मैच्योरिटी करनी है। तो नहीं करेंगे तो सेम आंसर 64 वाला आ जाएगा। एंड देन सेक्शन नंबर 67 डील करता है प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो हम इसमें कहते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट में आप क्या कीजिए? 3 दिन ग्रेस के जरूर ऐड कर लीजिए, और अगर आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लायबिलिटी नहीं रहेगी। देन गोइंग टू 68 डील करता है प्लेस के ऊपर। तो ये कहता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटमेंट कर रहे हैं, फॉर पेमेंट कर रहे हैं, और ये कहाँ करनी है? एट स्पेसिफाइड प्लेस, क्योंकि अगर प्लेस बताया गया है तो पैसे लेने वहीं पे पेश करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 69 रिवर्स सेक्शन है, इफ नॉट,
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नेचुरल है पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी अपनी लायबिलिटीज से। और 70 कहता है अगर प्लेस क्या नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने प्लेस नहीं बताया तो हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली अगर आपने प्लेस नहीं बताया है तो हम जहाँ पे उनका क्या है बिजनेस है वो ले सकते हैं। और दिस इज 70, 71, 72 परफेक्ट। इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। इफ प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस हल्का सा फिर चेंज करना पड़ेगा भाई। इफ प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, अगर प्लेस बताया नहीं गया तो क्या लेंगे, एट नेचुरल है प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, तो ये प्लेस थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है। और 71 में क्या था, इफ हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है या रेजिडेंस ही नहीं है तो क्या करें, वेयर कैन बी फाउंड, जहां अगला मिल सकता है। 72 से थोड़ी सिचुएशन चेंज होती है और ये आ जाता है चेक के ऊपर। तो 72 कहता है अगर आपने ड्रॉर को लाबल करना है तो आप प्रेजेंट जरूर करें विद इन द टाइम। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन टाइम टू मेक ड्रॉर लाबल, अगर आप ड्रॉर को लाबल रखना चाहते हैं तो विद इन टाइम आप प्रेजेंट करें, वो चेक में आप 3 महीने जानते हो। और 73 कह देता है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन टाइम टू मेक अदर पार्टीज, तो बाकी भी किसी पार्टी को आपने लाबल करना है तो भी आप प्रेजेंट करें। 74 कहता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अननेसेसरी, आपको पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं एक्सक्यूज्ड, तो पेश करने की कब ज़रूरत नहीं है, जब एक्सेप्टर जो है हमें इंटेंशनली क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है कि पेश करो ही मत, या वो क्या कर देता है क्लोजेस प्लेस ऑफ बिजनेस, या हमें वहाँ पे जाके भी क्या कर देता है इग्नोर, या कह लीजिए कांट बी फाउंड आफ्टर व्हाट रीजनेबल सर्च वगैरह। और नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ रब करना पड़ेगा बच्चों। ये 76 का आंसर लिख दिया मैंने, दिस इज 76। तो लेट्स गो टू 74 अगेन। ये थी प्रेजेंटमेंट ऑफ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है वो भी प्रेजेंट आपने करना है, और वो बच्चों कब तक आपने प्रेजेंट कर देना है, विद इन रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में व्हेन रिसीव्ड बाय होल्डर, जिस समय होल्डर को मिला उसके रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने उसे प्रेजेंट कर देना है। एंड 75 कहता है प्रेजेंटमेंट कौन करेगा, बाय टू, और इसमें मेन बात क्या थी कि आपका एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, एंड ऑफिशियल रिसीवर भी हो सकता है अगर इंसॉल्वेंट वगैरह हो गए हों तो उनके ऊपर मेन चीज़ है, वरना तो ऑब्वियसली होल्डर करेगा, पार्टी प्राइमरी लायबल है उसको करोगे। 75 में था प्रेजेंटमेंट फॉर, चाहे एक्सेप्टेंस है या पेमेंट है और उसका क्या हो गया डिले हो गया,
और वो डिले का हम आपको क्या दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो उस एक्सक्यूज़ में ये था कि हालात ही कुछ ऐसे हैं होल्डर के लिए, और होल्डर की तरफ से क्या नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, नो नेग्लिजेंस। एंड 76 जो पहले भी लिखा मैंने, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अननेसेसरी या व्हेन एक्सक्यूज्ड। तो यही था, वही 4-5 पॉइंट। इंटेंशनली हमें क्या किया, प्रिवेंट किया, क्लोजेस प्लेस ऑफ बिजनेस, इग्नोर्स ओवर देयर, और रीजनेबल सर्च के बाद भी कांट बी फाउंड एटसेट्रा। एंड गोइंग टू द लास्ट 77, ये थी लायबिलिटी ऑफ बैंकर, और किस बात की, नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल, तो बिल से रिलेटेड। तो यहाँ बिल का मतलब मैंने आपको बताया था, सेंट फॉर कलेक्शन। बिल होता है, हम कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज देते हैं, तो वहाँ उनकी तरफ से कुछ नेग्लिजेंस होती है, पेमेंट नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, द बैंकर विल बी लायबल। तो बच्चों इस तरह से सारे याद होने चाहिए। नो डाउट लिखते समय एक आधा थोड़ा बहुत ओवरलैप हो गया, बट इन ए फास्ट रिविजन यू हैव टू लर्न लाइक दिस। और देखिए ये तरीका कितना सही है। आप सिर्फ एक पेज में ध्यान दीजिए, लगभग 1-1.5 पेज में मैं सारे का सारा आपको ये पूरा नेगोशिएबल एक्ट उस ढंग से कोशिश करी है, और पूरा लिख के। सो देयर कम्स अ ट्रमेंडस प्रेशर, बट द वे मतलब ये इतना सही तरीका है, जब भी आप रिवाइज करें 8-10 बार आप ऐसे लिख के कीजिए, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, इस दौरान मैं एक आधी चीज़ और ऐड कर दूं, तो जैसे हमने चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डिफरेंस किया था, वो भी आप साइड पे कहीं लिख सकते हैं। वहाँ हमने उनके ऊपर एक कोड की बनाई थी, जैसे यहीं पे लिख लीजिए, आपको याद होगा हमने कोड की बनाई थी, सैड हैं क्योंकि कहाँ रहते हैं, पीजी में। ठीक है, वो पॉइंट्स तो आप सारे कवर अप उसमें कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ वे मार्क पे आके हम पार्ट 1 ऑफ रिविजन समाप्त करते हैं, एंड इन पार्ट 2 विल डू द बैलेंस पार्ट। थैंक यू।